दोबारा जाते हैं अपने जिस स्लाइड पे हम छोड़ के गए थे, डाटा के ऊपर हम थे। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा की मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको समझा दिया है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, ये भी डाटा की दो मेन किस्म होती हैं। अ, वो डाटा की एक और बेस के ऊपर कैटेगराइजेशन थी यार, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटी। तो कोई बता सकता है क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है और क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? चलो मैं बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव जिस तरह नाम से ही जाहिर है, क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकें। सपोज मैं अगर आपको बताऊं कि किसी भी जगह पे स्कूल में बच्चों की तादाद 50 है, 40 है, उसकी एवरेज परसेंटेज है वो जीपी है 3.8, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वो बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस को या जो उसकी आईक्यू लेवल है तो उसको आप मेयर नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी कोई कैटेगराइज कर लेते हो, या आप कहते हो कि आप ऑब्जर्वेशन करते हो। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट के आप एक टेस्ट डेवलप करते हो और वो टेस्ट लेते हो, और वो टेस्ट लेने के बाद आप कहते हो कि ये बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं है, यस या नो, दोनों सूत्रों में आप उसको क्वांटिफाई कर लेते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि वो बंदा बहुत ज्यादा लॉयल है, लॉयलिटी को आप 100% मेयर नहीं कर सकते हो कि एक चीज है, जिस तरह मैं अगर मैंने आपके साथ एग्जांपल किया है कि टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 सेंटीग्रेड है, इस स्कूल में बच्चों की तादाद 40 है, इस उस बंदी की एज जो है ना वो 50 ईयर्स है, तो ये क्वांटिटेटिव है कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। जबकि क्वालिटेटिव वो वाला डाटा होता है कि जिसको आप ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसकी कोई एस्टिमेट्स कर रहे होते हो, लेकिन वो एक्चुअली क्वांटिफाइबल नहीं होता है। उसकी कोई एवरेज आप सकते हो कि वो पुअर है, स्ट्रांग है, गुड है, वेरी गुड है, या एक्सीलेंट हो। तो इस तरह आप क्वालिटेटिव डाटा और आपको लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज। अच्छा, बाकी बच्चों के नेट का मसला होगा। ठीक है, आप लोगों का नेट का मसला हो गया, बाकियों के पास मेरी आवाज़ आ रही है। तो इसकी अगली जो मैंने आपको इसको मज़ीद क्लेरिफाई किया हुआ है, या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। मज़ीद जो एग्जांपल है, क्योंकि अभी टाइम स्पेंड 9 बजे मैंने शायद ख़त्म करना है, 10 मिनट रह गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर इसमें कोई क्यूरी होगी तो मैं आप लोगों के साथ करूँगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मैं दोबारा बताते हैं। क्वांटिटेटिव वो डाटा होता है जो मेयरेबल इस तरह हो के फिगर्स में हो, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव ये होता है कि आप उसके क्वालिटी के बेस पर आप कर रहे होते हैं कि ये एवरेज इसने 70% स्कोर किया तो ये इंटेलिजेंट है, ये वेरी इंटेलिजेंट है, ये एक्सीलेंट है, या गुड है। तो इस तरह जो आप कोई कैटेगरीज कर लेते हो तो वो क्वालिटेटिव बेस डाटा होता है। उसके बाद डाटा की और भी किस्में हैं जिसकी कैटेगराइज आप कर सकते हो। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। नॉर्मली आपने रिसर्च वर्क में भी, और ये स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है। प्राइमरी डाटा, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं और आप लोगों को इन्वाल्व करूं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि पहले आप लोगों को जो है ना वो लेट आप लोगों ने ज्वाइन किया, और प्लीज़ कोशिश करें कि जैसी क्लास के टाइम स्टार्ट होते हैं उस वक्त ही आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वो टाइम की हमारी बचत हो। प्राइमरी डाटा वो होता है कि डायरेक्ट किसी बंदे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई परफॉर्मा उसके पास फिजिकली जाके आप उससे सारी चीज़ें डायरेक्ट नोट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी डाटा की एग्जांपल है। और डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के साथ जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक प्राइमरी डाटा की किस्म है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये अगर आप डाटा को कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी किस्म है, डाटा की कौन सी किस्म है। तो ये चीज़ आपने कहा कि जब किसी बंदे के साथ डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो, डायरेक्ट आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस वक्त जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट या पर्सनल ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं। इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि कोई बंदा
अगर आप किसी बंदे से ऑब्जर्व वो डाटा लेते हैं तो वो आपको कंप्लीट डाटा नहीं देता है, तो आप किसी और तरीके से उसका डाटा लेते हैं। सपोज अगर आप किसी बंदे से पूछें कि आपकी इनकम कितनी है, और आपका खर्चे कितने हैं, आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपके जॉब का जो एम्प्लॉयर आपसे पूछ लेता है कि बताओ आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, आपका रेंट का कितना एक्सपेंस है, ताकि उस हिसाब से मैं आपको रेंट के बेनिफिट्स दूं, तो वहां पे बताना होता है। अगर यही डाटा आप उस एम्प्लॉयर से ले लेते हैं, इसी तरह इनकम टैक्स वालों से अगर आप कोई डाटा ले लेते हैं और इनकम टैक्स वाले आपको बताते हैं कि इस बंदे की इनकम इतनी है, इसके खर्चे इतने हैं, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन आप कलेक्ट करेंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी, और ये इसका सोर्स जो होगा वो प्राइमरी डाटा होगा। उसके बाद है कि अगर आप क्वेश्चनियर बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, सपोज आप कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, नीचे 3 ऑप्शन बनाते हैं, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख। तो जिसको टिक करेगा, आप मैरिड हैं अनमेरिड हैं, तो आगे नीचे आपने 2 ऑप्शन दिए हों, मैरिड, अनमेरिड, विडो, तो जिसको वो सेलेक्ट करेगा, तो इस तरह आप क्वेश्चनियर एक परफार्मा होता है, वो लोगों से आप फिल करवाते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट करते हैं। ये भी डाटा की एक किस्म है। उसके अलावा लोकल सोर्सेज ये होते हैं कि आपने कोई पटवारी के पास चले गए हैं, तहसीलदार के पास चले गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास आप चले गए हैं, कंज्यूमर प्राइसेस कमेटी उनके पास आप चले गए हैं, लोकल यूनियन के पास आप चले गए हैं, और उनसे अगर आप कोई डाटा लेते हैं कि डीसी के पास आप चले गए हैं जो लोकल डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, उससे आप कोई डाटा लेते हैं, कोई यूनियन कौंसिल में आप चलेंगे, वहां से आपने डाटा ले लिया। इसी तरह आपने नादरा से कोई डाटा उठा लिया, तो ये सारे जो सोर्स हैं वो जो कलेक्शन कर रहे होंगे वो आप प्राइमरी डाटा के कर रहे होंगे। इसके बाद सेकेंडरी डाटा आ जाता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, वहाँ पे तमाम बैंकिंग और कीबोर्ड जो है उसका डाटा पड़ा होता है। कीबोर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, कीबोर्ड स्टैंड फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, जो स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये क्वार्टरली मंथली बेस पे होता है और उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज का डाटा उठाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा उठाना है, और वहाँ पे डिफरेंस के जो इंडेक्स हैं, 100 इंडेक्स है, KMI इंडेक्स है, इस तरह आल जो है ना KC इंडेक्स है, तो जितने इंडेक्स का डाटा अगर आप वहाँ से आप उठाते हैं, इस तरह बिजनेस रिगार्डर की वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है, अगर वो वहाँ से आप उठाते हैं, तो वो जो डाटा है वो सेकेंडरी डाटा है। इसी तरह अगर आपकी मैगजीन, न्यूज़पेपर से डाटा उठाते हैं, तो ये सारे सोर्स जो हैं वो सेकेंडरी सोर्स हैं, और जो मेन पहले आपको बताएं वो प्राइमरी डाटा सोर्स हैं। तो ये आपको दोनों को बताता चलूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपके साथ एमसीक्यूज इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अभी हम जाते हैं जी अपने नेक्स्ट डाटा में। डाटा की एक और भी किस्म है। डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने, अल्लाह ताला करे आप लोगों की सिलेक्शन हो, तो आपने खेलना ही डाटा के साथ है। तो डाटा के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स टूल जो ऊपर हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाऊंगा। फिर डाटा की एक दो किस्में और होती हैं, और मजीद जाके इसकी किस्में इस तरह आती रहेंगी। डिफरेंट बेस के ऊपर डाटा को आप डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनल डाटा वो डाटा, ऑर्डिनल डाटा और नॉमिनल डाटा, उन दोनों में फर्क है कि नॉमिनल डाटा में देखेंगे आप सिंगल है उसको आपने 1 कह दिया है, मेरिड का मतलब 2, इसका मतलब सिंगल का मतलब 1 नहीं है कि वो इंडिविजुअल है, ये आपने वैसे किया है। सिंगल को आप ये भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और मेरिड को 1 भी कर सकते हैं। अब विदाउट का मतलब ये भी नहीं है कि वो 3 है। तो लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो नॉमिनल है, मतलब नाम जो है वो प्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। जबकि ऑर्डिनल डाटा में अगर देखें तो पुअर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली कैटेगरी है, मतलब आप किसी बंदे की परफॉर्मेंस करना चाहते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आप पुअर कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, एक है। इसी तरह अगर किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी उससे बेहतर है, तो उसको आपने 1 नंबर ज्यादा दे दिया, गुड कर दिया है। उसके बाद परफॉर्मेंस वेरी गुड आ गई, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को 1 डिजिट और बढ़ा दिया, 3 कर दिया है। इसी तरह आपने अगर एक्सीलेंट करना है, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ा लिया और 4 कर लिया है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो इंक्रीज है, ये चीज बता रही है कि एक अगली कैटेगरी जो पहली वाली कैटेगरी है वो उससे बेहतर है।
जब डाटा को आप इस तरह कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि हर जो एक्स्ट्रा नंबर है वो कोई चीज बेहतर या वर्स दोनों सूरतें हो सकती हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऑर्डिनल डाटा होता है। और जब यहाँ पे सिंगल वन का मतलब लाजमी नहीं है कि वो सिंगल वन जो है वो ज्यादा बेहतर है, यानी कि वहां पे जो पुअर है का वन का मतलब है कि वो चीज जो है वो घटिया है, कम दर्जे की है, या उसकी परफॉर्मेंस कम है। जबकि नॉमिनल में सिंगल का मतलब ये कभी नहीं है कि वो वन है तो वो बेहतर है या वर्स है। तो जब किसी डाटा को आप इस तरह से सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं, सिंगल, मैरिड, विडोड, और उसमें आप 1 2 3 करके इस तरह कर रहे हो, तो वो नॉमिनल डाटा होता है, और ऑर्डिनल डाटा जो है वो पुअर होता है। इसी तरह नॉमिनल डाटा आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल। जो आपका नॉमिनल डाटा है उसको आप क्वालिटेटिव डाटा या कैटेगोरिकल डाटा भी कह सकते हैं, और ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाटा की प्रेजेंटेशन के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको शुरू में आपको रहता है कि डाटा जो है वो कलेक्शन है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट, और लास्ट में उसकी जो है ना वो इंटरप्रिटेशन है। तो कलेक्शन के स्टेज के बाद जो हमने डाटा को किस तरह कलेक्ट किया जाता है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। और उसके बाद नॉमिनल डाटा की है, जिस तरह आपने नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एरिया, जिसको आप एक्स कह सकते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, बस टाइम थोड़ा है, मैं शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 73 डिवाइड बाई 253 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 28.9% आई है कि टोटल में से अकाउंटिंग की परसेंटेज क्या है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस तरह 52 डिवाइड बाई 253 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मालूम करने के लिए 20.6% इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह मालूम की जा सकती है। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल में से उसकी परसेंटेज कितनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस चीज़ के बारे में आपको बताती है। उसके बाद नॉमिनल डाटा की जो प्रेजेंटेशन है, इसको सिंपल बार चार्ट्स भी कहा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक साइड पे आपकी फ्रीक्वेंसी है, दूसरी साइड में आपका एम्प्लॉयमेंट एरियाज है। आप एम्प्लॉयमेंट एरिया 1 2 3 4 5 की जगह आप एरिया वाइज कर सकते हो। सपोज आप सिटी वाइज कर सकते हो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, चिनोट, पिशावर, मुजफ्फरगढ़, आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद। तो आप इस तरह की बेस पे कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एरिया को डिवाइड किया है 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल बार चार्ट है। जब आप किसी भी दो चीज़ों के दरमियान सिंपल कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो आप सिंपल नॉमिनल चार्ट या बार चार्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो इस तरह कहा जाता है कि बार चार्ट कौन से डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल बार चार्ट कौन से डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाई डायग्राम या पाई चार्ट कौन से डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइन चार्ट जो है वो कौन से डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी या जो हमारी नेक्स्ट क्लास होंगी, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा जो चार्ट है वो कौन से डाटा के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि जब यहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे आपने वर्क नहीं करे, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ये चार्ट बना रहा हूँ तो ये वाला चार्ट कौन से डाटा के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो वो जो हमारी नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास होगी वो, अब क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी होगी है कि फर्स्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.355 ही है, जबकि दूसरी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को आपने उसके अंदर ऐड किए है और इस तरह मालूम किया है। तो लास्ट वाली जो क्लास होगी है वो अगर आप उसका सम अप करें तो वो 1 के बराबर आएगा। ये परसेंटेज फॉर्म में है, इसलिए टोटल परसेंटेज 100% या 1 के बराबर आएगी। तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग द करंट क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टू द प्रीवियस प्रीवियस क्लास में करंट क्लास को आप ऐड करते हैं तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी वही होती है कि जो आपकी रिलेटिव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद स्केटर डायग्राम, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि डाटा को आपने प्रेजेंट किस तरह करना है। जिस तरह हमने डाटा की जो सिंगुलर में डेफिनेशन थी कि डाटा इज द कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन आपके डाटा को आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, पैटर्न ऑफ स्केटर डायग्राम। अगर आप देखें पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर एक ग्राफ है जहाँ पे एक लाइन है
जो आप अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट है और बॉटम टू टॉप है। तो ये कौन से रिलेशनशिप को शो करता है? तो अगर क्वेश्चन आपसे आएगा तो इस तरह पूछ जाएगा, तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो करा है। इसी तरह अगर आपकी जो है दूसरी, अगर आप नेगेटिव रिलेटिव लीनियर रिलेशनशिप में चले जाएं तो वो लाइन जो है वो ये भी राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ये टॉप टू बॉटम है, जबकि लेफ्ट वाली जो है वो बॉटम टू टॉप है और ये टॉप टू बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम और डाउनवर्ड एरो और राइट टू लेफ्ट हो तो वो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। क्वेश्चन आपसे जो पूछ जाएगा उस तरह पूछ जाएगा। बहरहाल मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो वो पता होगा। और वीक और नॉन लीनियर रिलेशनशिप इस तरह जो आपने देखा है, इस तरह की अगर वो कहते हैं कि अगर कर्व साइड टाइप हो और राइट टू लेफ्ट हो और वो यूं कर रहे हो तो वो कौन सी रिलेशनशिप को शो करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे सिलेबस के हवाले से है चाहे बाकी चीज़ें। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो होगी वो इंशाल्लाह जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे सिर्फ उनके साथ ही मैं शेयर करूंगा। क्योंकि प्रीवियसली ये मेरा एक्सपीरियंस है हमारे होप एकेडमी का, कि अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ना हो करें और वो पेड ना करें, तो वो उसमें क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आ गए। तो ये जो नॉमिनल किस्म की फीस रखी हुई है ये हमें रखनी पड़ जाती है। अभी आज के इस लेक्चर के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वन बाय वन रेज योर हैंड सो आई कैन टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर योर क्यूरीज रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो सिलेबस है, जो उसकी जो आज का जो लेक्चर है इसमें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आया है और मज़ीद अगर आपको कोई गाइडनेस कोई हेल्प चाहिए तो देन आई एम अवेलेबल। आप चैट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिलेबस मैंने पहले भी बता दिया कि सिलेबस जो है आप यूट्यूब के चैनल होप एकेडमी बाय जाहिद गोराया के नाम से आप सर्च करें तो हमारे चैनल के ऊपर मैंने ये वीडियो बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो सिलेबस के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन से एरिया को आपने कवर करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ये क्वेश्चन आया कि क्या 1 मंथ में कोर्स कवर हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कर करूँगा, कोर्स कवर करूँगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये डिपेंड्स अपॉन यू। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी टू टेक क्लास मोर देन 1 आवर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी क्लास लेंगे। फर्स्ट ये है कि बंदा सेचुरेट हो जाता है। प्लीज़ जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं और उसको मज़ीद क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ और बाकी लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के साथ मटेरियल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जी, एमसीक्यूज और डाटा ज़ाहिर है मैं हमारी एक पूरा एक ग्रुप है जो मैं अपने एडमिन वालों को बताऊंगा, उनके पास ये सारी एक्सेस है। वो आप लोगों के साथ आपका जब वो ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप बनेगा, उसमें आपकी ईमेल एड्रेस और बाकी चीज़ें लगेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, एमसीक्यूज जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
लेकिन प्लीज़ आप लोग भी सर्च करें, तो आजकल तो गूगल पे आप सर्च करें तो बहुत सारी वेबसाइट भी निकल आती हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। अगर आप वहाँ से कन्वीनियंट हैं तो वहाँ से तैयारी करें, और अगर आप मेरे साथ कन्वीनियंट हैं तो यहाँ से तैयारी करें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन सा वे है, लेकिन प्लीज़ आप कंसंट्रेट करें और सीरियस एटीट्यूड के साथ स्टडी करें अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें। क्योंकि अगर इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप 95 प्लस नंबर लेंगे, दिन देयर इज चांसेस कि आप सेलेक्ट होंगे। अगर आप कहेंगे कि ठीक है यार बस सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप 35 40 55 50 60 70% भी नंबर ले लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी भरपूर तैयारी रखें। बहुत अच्छी जॉब हैं, परमानेंट बेस के ऊपर हैं। जब फर्स्ट जॉब जो है ना उसको अचीव करना मुश्किल होता है, जब आप एक दफ़ा एक जॉब को अचीव कर लेते हैं उसके बाद जो है आप के ऊपर जो प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर, वो कम हो जाता है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप दोबारा तैयारी भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है जॉब को, फर्स्ट जो जॉब होती है उसको असरटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। जी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के वो चूज़ होंगे, लेकिन जिसने मैंने बताया कि वो ज़्यादा है जो उनको मैं बताऊंगा, हमारे जो क्वेश्चन बैंक बना हुआ है अपने एडमिन ब्रांच को, तो वो उनको मैं बताऊंगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करें। और मैथ के एमसीक्यूज में, मैथ में आपको कवर कराऊंगा कि नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप फादर और सन का या फादर एंड डॉटर का है। तो 5 ईयर्स उनके जो एज में डिफरेंस था वो इतना था, और आफ्टर 10 ईयर्स जो है ना उनकी एज में डिफरेंस ये आ गया है। अब बताएं कि एक्स की एज कितनी है और वाई की एज कितनी है। इसी तरह इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एक 2 डिजिट हैं और उन दोनों को अब अगर सम अप किया जाए तो ये फिगर्स आ रही है, अगर उनके डिफरेंस मालूम किया जाए तो ये आ जाए। दोनों फिगर्स को इक्वेशन किस तरह डिवेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा माइलेज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कि एक कार है या व्हीकल है इतनी स्पीड के साथ इस तरफ एक डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी कार जो है इतने स्पीड के साथ दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, इतने टाइम के बाद उनके दरमियान फासला कितना है, उन्होंने उनकी स्पीड क्या थी, डिफरेंट एंगल से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको मैथमेटिक्स में कवर कराऊंगा। इस तरह अगर कोई क्लास है और उस क्लास में स्टूडेंट हैं, इतनी तादाद परसेंटेज बॉयज़ की है, इतनी तादाद जो है ना वो गर्ल्स की है, इतने परसेंट मार्क्स जो है ना किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतने स्टूडेंट नहीं है तो उनकी परसेंटेज मालूम करें। तो इस तरह मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म की चीज़ें हैं। इसके अलावा एनालिटिकल जो होते हैं मैंने वो सिलेबस के अंदर भी शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर उनकी आपने किस तरह तैयार करनी है और वो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बात की हैं वो ज़ाहिर है हमारी एक पॉलिसी है कि जिसमें जो पेड ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो वो ज़रा मैं मन को रिक्वेस्ट तो करूंगा, लेकिन वो उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो पेड ग्रुप में हैं। बाकी जो जनरल नॉलेज वगैरह के मेरे पास अवेलेबल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें। अदरवाइज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 1 मिनट में वेट करूँ, अगर किसी कोई क्वेरी है तो वो चेक करके पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। जी जी, पेड जो ग्रुप है वो अलहदा से बनाएंगे। आज की क्लास क्योंकि पहली क्लास थी, टाइम शॉर्ट था और मैंने इसलिए इसको सब लोगों के साथ शेयर किया था कि जो लोग जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है या इनकी क्यूरीज वगैरह हैं। और कुछ स्टूडेंट इस उसमें हैं कि अभी सिलेबस अनाउंस हो गया तो उसके बाद टेस्ट होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा जो चीज़ें लग रही हैं प्रॉब्लली कि कोई सिलेबस जो है ना वो अनाउंस नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही नेक्स्ट महीना भी लग सकता है और महीने से कुछ दिन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन महीने से 20-25 दिन भी के बाद भी आपका टेस्ट ना हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अपनी ये चीज़ें जो है ना वो आपका सिलेबस जो है ना वो कवर करें। बाकी जो आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं, नीडी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल डिस्काउंट है। वो
आप उसमें जो मेरा पर्सनल नंबर है वहाँ पे मेरे साथ नेगोशिएट करोगे, फिर मैं आपसे एक प्रोफार्मा भी फिल कराऊंगा, और उस प्रोफार्मा के बेस के ऊपर हम आगे एडमिन वालों को फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद फिर जो डिसीजन होगा फिर वो आपको मैं इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर दूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मैं आज की ये क्लास जो है वो एंड कर रहा हूँ।